आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ना जाने कितने ही लेक्चर लिए हैं इजराइल और ईरान को लेकर, अनगिनत, बहुत सारे लेक्चर। लेकिन दोस्तों, भारत पर क्या इंपैक्ट होगा हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस बार इजराइल जो है उसने हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज इन सब पे हमला नहीं किया, उसने सीधा हमला बोल दिया ईरान पर, और इसके रेपरकशन बहुत बड़े होंगे। तो हम एक एक करके जानेंगे और सारी चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा, इतिहास से लेकर अभी वर्तमान तक सब कुछ, और आगे क्या होने वाला है। तो इजराइल, ईरान और वर्ल्ड, ये तीन एक्टर्स हैं। दुनिया एक तरफ है, एक तरफ इजराइल और एक तरफ ईरान है। ईरान इजराइल के बीच में दुनिया है, और अब दुनिया का फासला वो खत्म हो गया। जो दीवार खड़ी की थी वो तोड़ के रख दिया है। इजराइल ने बोला है कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, जो करना है कर। अमेरिका को बोला उखाड़, बक मैं मारेगा, और ईरान ने बोला कि मारो, हम भी मारेंगे। जितना तुम मारोगे उससे दुगना हम मारेंगे। 200 एयरक्राफ्ट, 200 एयरक्राफ्ट जो है इजराइल ने भेजे। अब ये नहीं पता कि वो इजराइल से गए कि जो एयर बेसेस बाकी बनाए हैं इराक, जॉर्डन, वहां से गए हैं, अमेरिका ने जो बनाए हैं। ऊपर से मोसाद अलग एक्टिव है। एयर से मारेंगे, समुद्र से मारेंगे, ग्राउंड से मारेंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर बॉर्डर तो लगता नहीं है, तो ग्राउंड फोर्सेस कैसे होगा, कैसे ईरान में घुस जाएंगी। एम यही है, तख्ता पलट करवाना। एम यही है, तेल निकालना। और एम, तीन एम है। एक तख्ता पलट ईरान में, दूसरा तेल का कंट्रोल, एनर्जी का कंट्रोल, और सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। इजराइल के लिए ये सर्वाइवल की बात है। आप समझ रहे हो, इजराइल के लिए ये सर्वाइवल की बात है। इजराइल को पता है कि अगर हमारे इर्द गिर्द किसी के पास भी न्यूक्लियर पावर आ गई तो हम बचेंगे नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे पिछले 2,500-3 हजार सालों से दुश्मनी है इजराइल, मतलब यहूदियों की और बाकी सबकी, तो हम बचने नहीं वाले हैं। यह बिल्कुल पक्की बात है। ईरान की बात करें तो वेस्ट एशिया के लोग कमाल है। ईरान, सीरिया, बहुत अच्छे लोग हैं, भारत की बड़ी इज्जत करते हैं। इतनी जबरदस्त मेहमान नवाजी, लोग बहुत अच्छे हैं ईरान के। ईरान के भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, और सो विद इजराइल। इजराइल से भी भारत के सबसे अच्छे हैं। इजराइल हमेशा भारत की सुख दुख में खड़ा रहता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। भारत डिप्लोमेटिकली चलता है। अभी भी भारत ने दोनों देशों का ही समर्थन किया है। तो और खैर इंडिया के पास कोई चॉइस भी नहीं है ना, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइंड है। इंडिया ही पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो किसी के साथ नहीं, और जो कि जिसके फायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि वक्त आने पर हमारे साथ भी फिर कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो इस समय दोनों देश युद्ध में हैं। परसों से, कल से इनफैक्ट ये शुरू हुआ था। उधर इजराइल ने ईरान को मारा, ईरान ने तुरंत हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के ऊपर 200 एयरक्राफ्ट से हमला किया। इनकी जो नतांज साइट है, फोर्दोक, जो इनका न्यूक्लियर साइट है, वो खत्म कर दिया। अब अभी देखिए, क्योंकि न्यूक्लियर है, 60% से 70% ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे पहुंच गए हैं। 90% न्यूक्लियर एनरिचमेंट, सेंट्रीफ्यूज, मथनी होती है, जैसे आप निकालते हैं ना मक्खन, वैसे ही उसको यूरेनियम को मथ मथ के जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में यूरेनियम निकाला जाता है, ताकि उसको न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूज किया जा सके। समझ रहे हो। और ये सब की शुरुआत जो हुई थी वो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी इन सब की बात करेंगे। इन सब की शुरुआत हुई थी फरवरी से। अभी इसी फरवरी में अमेरिका ने ये बोला कि चलो ईरान बहुत हो गया, लड़ाई माफ करो, आओ बैठते हैं टेबल पर। तो उस समय इजराइल ने बोला कि नहीं, इजराइल मतलब एक तरीके से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ठन गई। डोनाल्ड ट्रंप को भाई पैसा चाहिए, तो नेतन्याहू ने बोला कि यार भाई ये तो भैया चलेगा नहीं, अरे क्या कर रहे हो तुम ईरान के साथ अगर बातचीत करोगे तो हम तो गए काम से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं गया काम से, सब मिल बांट के खाएंगे। बातचीत चली। उस समय ईरान ने भी मार्च तक संकेत दे दिए कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। दोहा में बात चली, कतर में बात चली, 2 महीने तक बातचीत हुई। 16 जून को 6वीं बार बातचीत होने वाली थी। स्टीव विटकॉफ मिलने वाले थे। बातचीत क्या होने वाली थी कि आप अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर दीजिए, क्योंकि IAEA ने बोला था कि NPT को फॉलो नहीं कर रहा है ईरान, और न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा ये बहुत जल्द। यहां तक ये तक बोला गया था कि 15 न्यूक्लियर बॉम्ब ये बना सकता है अगले 15 दिनों में। इतनी ताकत आ गई इस समय ईरान के पास, और अगर इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो खेल खत्म है। तो इजराइल के लिए थ्रेट टू सर्वाइवल है। इराक में भी पहले क्या हुआ था, इराक में ये पता चला था कि इराक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, सद्दाम हुसैन की जब सरकार थी। तो जब ये पता चला तो इजराइल ने उस समय भी अटैक किया था। अमेरिका अपने हाथ गंदे नहीं करता, इजराइल से करवाता है। और इजराइल ये करता है, क्यों करता है? क्योंकि इजराइल को ये पता है, इजराइल का इंटरेस्ट ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब हम गए, क्योंकि फिर हमारे ऊपर सब चढ़ जाएंगे।
जैसे पाकिस्तान हमेशा भारत को न्यूक्लियर धमकी देता है ना, वैसे ये लोग धमकी देंगे और फिर हमारा दबदबा हो नहीं पाएगा जो हमने बनाया है बड़ी मुश्किल से। अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका के वहां पे बेसिस बने हुए हैं और जाहिर सी बात है न्यूक्लियर बॉम्ब फिर अमेरिका को भी धमकी मिल सकती है, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो रिजीम है वो एंटी अमेरिका है, एंटी इजराइल है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजिया है तो उसकी वजह से इजराइल जो कुछ भी कर सकता है। उसको लगता है कि जब तक हम टेक्निकली सुपीरियर हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कि वो कर ही रहा है। वो सीरिया में बम मार देगा, वो इराक में बम मार देगा, तुम जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मेरे पास बंदूक है, तुम्हारे पास तलवार है, लड़ लो। तुम तलवार चलाते रहो, हम बंदूक से मार देंगे। इस समय वो हालत है। लेकिन जिस दिन ईरान के पास भी बंदूक आ गई, जो कि आ ही गई है, लगभग आ ही गई है, उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोसाद एक्टिव है और मोसाद ये लगातार बता रही है इजराइल को कि सर बन गया है न्यूक्लियर बॉम्ब, आप देख लीजिए। लेकिन आप चाणक्य की नीति लीजिए, क्योंकि फाइनली हम कूपन कोड नीति 70 को खत्म करने वाले। ये सब आचार्य चाणक्य पहले ही बता चुके हैं। टोटल 10 इनके 600 के करीब वर्सेज है, सब मैंने बताए हैं, इतिहास सब कुछ कवर किया है। 10 चैप्टर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। तो नीति 70 कूपन कोड यूज करेंगे और कल, आज और कल हमने सेल चलाई है, फिर फाइनली कल हम कूपन कोड ऑफ कर देंगे। अब आप ये देखिए, ये है आपका ईरान। ये छोड़िए, ये मैप मैं कोई बढ़िया सा मैप निकालता हूं आपके लिए, मेरे ख्याल में लगाया ही होगा। एक मिनट रुकिए, अगर कोई, हाँ ये बढ़िया है, ठीक है। चलो ये मैप आप देखो, है ना। ये जो मैप आप देख रहे हो ना, इसमें आप एक चीज समझो। क्या समझना है आपको? पहले आप ये देखो कि ईरान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए रेजा डायनेस्टी से पहले पहलवी, ये सब जितनी डायनेस्टी आई है, ठीक है, ईरान में वो प्रो अमेरिका रही हैं, ठीक है। पिछले 200 सालों से जो हुआ है, मैंने पूरा इतिहास कवर किया, अभी उसमें मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा, वो अलग लेक्चर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो प्रो अमेरिका रही हैं। ब्रिटिश कंट्रोल करता था पहले, ब्रिटेन कंट्रोल करता था यहां की डायनेस्टी को तेल के लिए, और हमेशा से बाहरी ताकतों को लेकर यहां पे प्रोटेस्ट होते रहे। लेकिन क्योंकि लोगों को डिलीवर किया है सरकारों ने ब्रिटिशर के साथ मिलकर, दुनिया में सबसे पहला तेल का कुआं ईरान में खोदा गया था। तो एनर्जी ही फ्यूचर होने वाली थी। वर्ल्ड वॉर 1 में ये साफ हो गया था कि आगे जाके यही तेल और गैस जो है ना, उसी से ही काम चलेगा। अब 1945 के बाद जो है यहां पे बहुत सारा तेल के कुआं और सब कुछ मिले। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज ने यहां पे आना शुरू किया और इन तेल के कुओं को अपने कब्जे में लिया। अच्छा, यहां के लोग खड़े हुए थे कि ये हमारी बाहरी ताकत है, हमको ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इसका सपोर्ट किया था आयतुल्लाह खोमेनी ने, जिनको ईरान ने भगा दिया था। रेजा पहलवी ने बोला निकलो यहां से। बाहर से वो तकरीरें देते थे, उनकी टेप्स जो है यहां पे स्मगल की जाती थी। लोगों को समझ में आ गया कि अमेरिका हमारे साथ बड़ा गेम कर रहा है। वेस्ट एशिया, अब देखिए तब तक क्या है कि सब कुछ, मतलब ईरान जो है वो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई कर रहा है, अमेरिकन कंपनीज, ब्रिटिश कंपनीज हैं। लेकिन फिर 1979 में रेवोल्यूशन हो जाता है, और जैसे ही 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, तख्ता पलट हुआ, यहां पे एक थियोक्रेसी आ गई, ये धर्म राज्य बन गया, ठीक है। और अभी तक अमेरिका को दूतावास नहीं। अपने आपको एक मूवी बताता हूं मैं, आर्गो, बेन एफ्लेक की मूवी है, ये मूवी देखिएगा, ठीक है। इसकी किताब भी पढ़ी है मैंने। ये मूवी, अब किताब आप पढ़ेंगे नहीं मुझे पता है, तो इसीलिए मैंने आर्गो की मूवी बता दी। 2.5 घंटे की मूवी है, आपकी सांसें अटक जाएंगी। 1979 में बहुत बड़ी होस्टेज क्राइसिस आ गई थी। एम्बेसी पर हमला कर दिया था यहां पे। ईरान ने एम्बेसी, अमेरिका के एम्बेसी पे हमला कर दिया था। तो यहां के जो लोग हैं वो कैसे अपनी जान बचा के भागे थे, किस तरीके का फिल्म का नाटक किया गया था, वो इस मूवी में दिखाया गया है, और ये असली कहानी पे बेस्ड है, ठीक है। तो 1979 में ये हालत हो गई थी कि एम्बेसी तक को नहीं छोड़ा था। इतना एंटी अमेरिका गुस्सा भरा हुआ था ना 100-150 सालों का ब्रिटेन के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। और तब से लेकर अभी तक हालात ये है कि अमेरिका और ईरान की बात हो नहीं रही है। अब देखिए, अमेरिका को चाहिए यहां पे तेल, इजराइल को भी तेल चाहिए, और लगातार यहां पे तेल के कुएं मिलते जा रहे हैं ईरान में। और ईरान जो है, अब उसने क्या किया है, 1980 से लेकर 1990 तक ईरान को पता चला कि देखो, पहले तो एक IRGC बनाओ, रेवोल्यूशनरी गार्ड बनाओ, ठीक है ना। उसके बाद बनाओ हुतीस और हिजबुल्ला, इजराइल और अमेरिका को घेरो। ये वाला, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आप देख रहे हो ये, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ एडन कहां चला गया। ये दो जगह जो है ना, ये गल्फ ऑफ एडन और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है, ये दो बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। यहां से तेल जो है, और यहां से तेल 20% पूरी दुनिया का निकलता है, ठीक है। यहां पे ईरान, ये पूरा एरिया जो है वो ईरान का है, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया देख रहे हो वो ईरान का है। अच्छा,
ईरान ने एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है। ये पूरा यहां से जाता है, ये पूरा यहां तक इजराइल तक जाता है, यूरोप तक। इनफैक्ट इसने जितने भी देश है ना आसपास के, बगल में इराक है, उसके बगल में सीरिया है, वहां तक उसने कॉरिडोर बनाए हुए हैं, गलियारे बनाए हुए हैं। तो भले ही ईरान की डायरेक्ट सीमा नहीं लगती है इजराइल से, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसने देशों को अपने साथ में लिया ईरान को, और वहां से फिर इराक होते हुए उधर होते हुए तो वो इजराइल तक लग जाता है। सिमिलरली अमेरिका के भी यहां पे बेसेस हैं, हर जगह यहां पे अमेरिका ने इराक में बेसेस बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अमेरिका इसको कहता है एक्सेस ऑफ इविल, और इजराइल कहता है, ईरान कहता है इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लड़ाई तो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट पिछले 2 सालों में क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है कौन? ईरान। कैसे? हमास को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है ईरान, इजराइल ने लगभग हमास को खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया, हूथीज को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इजराइल ने उसके पास कोई चारा नहीं छोड़ा है। आर्मी ऑफ चीफ को मार दिया भैया, मोहम्मद बकारी को मार दिया, यहां पे हुसैन सलामी को मार दिया। आप समझ सकते हैं, आपकी जो एलीट फोर्सेस थी और आपकी जो फोर्सेस हैं उन सबको मार दिया। बकारी तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकरी, मोहम्मद बाकरी, वो तो कूटनीतिक जितने भी मिशंस होते थे उसमें पार्ट लेते थे, जो इनकी रिजर्व और जो एक्टिव सेना है उनके वो अध्यक्ष थे, चीफ थे वो, उनको मार दिया। 78 लोगों को मारा, साइंटिस्ट को, बड़े बड़े साइंटिस्ट को मार दिया। तो ईरान ने बोला कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए ईरान ने मिसाइलें लॉन्च कर दी। लेकिन इसका, ये तो मैंने आपको पूरा अभी जियोपॉलिटिक्स समझा दी, लेकिन अब इसका असर क्या होने वाला है? इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा इंडिया पे। कैसे? चलिए एक एक करके जो है वो जानते हैं। तो सबसे पहले इंडिया पे असर यह पड़ेगा कि भैया पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये एक मैरीटाइम पैसेज है, पूरी दुनिया पे भी सेम असर पड़ेगा। और यहां ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, ये पूरा रीजन अनस्टेबिलिटी, यहां पे ईरान और इजराइल ने अपने पिट्ठू बैठाए हुए हैं। ये गल्फ रीजन में हर एक जगह गल्फ रीजन सैंडविच्ड है इजराइल और ईरान के बीच में, और इसमें अगर क्राइसिस आएगी तो दुनिया की आधी से ज्यादा एनर्जी सप्लाई गई। ब्रेंट अभी 10% ऊपर चला गया तेल, तो बहुत तेजी से तेल के दाम बढ़ेंगे, और भारत में 140-150 रुपए लीटर तक तेल हो सकता है, तेल निकल जाएगा भारत का। तो इंडिया के लिए ये एनर्जी सप्लाई वाला हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो ऑयल प्राइसेस जो है, और अगर एक बार ऑयल प्राइसेस ऊपर गए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सब कुछ तेल से ही तो रिलेटेड है, पूरी सप्लाई चेन। इंडिया का एक सप्लाई चेन को लेकर बड़ा दिक्कत। भाई देखो, इंडिया के पास इस समय बहुत अच्छा मौका है सप्लाई चेन को कंट्रोल करने का। अब इंडिया, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर जिसकी वजह से यूरोप इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं कर पा रहा, और हम सप्लाई चेन, दूसरा सप्लाई चेन हम वेस्ट एशिया में भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भारत के लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं वो गल्फ रीजन में काम करते हैं, इजराइल में काम करते हैं। युद्ध मतलब सीधा सीधा इन लोगों को भी खतरा होने वाला है, बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। आप समझ रहे हो? तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और गल्फ ऑफ एडन ब्लॉक हो गया, जो कि हो सकता है, अब आप देखिए कि कितने मिलियन पर डे, ये तो 2016 का आंकड़ा है, हर जगह देखिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो गया, टर्किश स्ट्रेट, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सबसे ज्यादा 19, और इधर यहां बाल अल मंडेब और स्विस कैनाल से भी काफी ज्यादा जाता है, और इधर जो ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का से 16 मिलियन, केप ऑफ गुड से 16 मिलियन, गल्फ ऑफ एडन से अच्छा खासा। तो एक तरीके से सीधा सीधा आप ये मान के चलिए कि तेल सप्लाई जाएगी, और ये पूरा रीजन जो है, देख रहे हैं ना, ठीक है ना, ये इधर ईरान है, इधर इजराइल, ये पूरा रीजन, ये जो एनर्जी का रीजन है, ये खतरे में आ जाएगा। और अगर ये खतरे में आएगा तो फिर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी एनर्जी की, जो कि ऑलरेडी अभी चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, ठीक है ना। अब यहां पे जूलियस बेयर बताते हैं कि जियोपॉलिटिक्स इज बैक। इजराइल मिलिट्री ईरान के खिलाफ जो हुई है, ये सबसे बड़ी इजराइल की स्ट्राइक हुई है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जब से ईरान में रेवोल्यूशन, डायरेक्ट स्ट्राइक इतनी बड़ी लेवल पे नहीं की है, क्योंकि सीधा तेहरान पे हमला कर दिया है। अभी तक की 1979 के बाद से इजराइल की सबसे बड़ी स्ट्राइक है ईरान पर। तो ये मान के चलिए कि ये वॉर शुरू हो चुका है। अब क्या ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा? हो सकता है ना हो सकता है शायद 3-4 दिन में उधर से मिसाइल मारी जाए, इधर से मिसाइल मारी जाए, मामला शांत हो जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि जब तक इजराइल रहेगा तब तक हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी बना नहीं पाएंगे। तो वंस एंड फॉर ऑल मामला सेटल करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, ईरान के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है।
ईरान में तख्ता पलट इजराइल और अमेरिका चाहते हैं। ईरान के अंदर महंगाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ईरान के अंदर काफ़ी अभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं। महसाना आमीनी का प्रोटेस्ट वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। तो ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जो जाहिर सी बात है दुनिया और अमेरिका की CIA मोसाद इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी, ठीक है ना। तो ब्रॉडर एस्केलेशन जो है वो रीजन में हो सकता है और ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलेगा, ठीक है ना। तो अभी आगे आने वाले वक्त में अगले एक हफ्ते में चीज़ें क्लियर होगी। अब भारत की जो एनर्जी वल्नरेबिलिटी है वो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बताया, वो दिक्कत में आएगी, क्योंकि देखिए 2/3 ऑफ जो हमारे इंपोर्ट है 66% जो है, और आधी LNG जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस वो यहीं से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, और ईरान इसको ब्लॉक कर देगा। ये पूरा ईरान का रीजन है, यहाँ पे हुतीज बैठा है, उधर से हिजबुल्लाह बैठा हुए हैं, ठीक है ना। तो आराम से इसको ब्लॉक कर सकता है। तो अगर यहां पे डिसरप्शन होता है तो भारत को अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब उसकी वजह से हायर कॉस्ट होगी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होंगे, जिसकी वजह से हमारे यहां भी प्राइस बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन, जैसा कि हमने बताया, तो भारत को डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। और हमारे पास तेल के भंडार हैं, हमने इमरजेंसी पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स रखे हुए हैं। हर देश के पास जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके पास रहते हैं तेल के भंडार की, फिर हम इसको, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना हमारे पास रिजर्व में रहते हैं, कि अगर दिक्कत आएगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको ये खाली भी करना पड़ सकता है। लेकिन कब तक, बात है कब तक, तो इसीलिए भारत ने बोला कि तुरंत आप इसको डीएस्केलेट करिए, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन रिस्क, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ऑयल प्राइसेज जो हैं वो सीधा सीधा इन्फ्लेशन से रिलेटेड हैं। फिर दोस्तों एक और बहुत बड़ी और बात हो सकती है कि यहां जो है ना, एक तो ये है, ये पता नहीं यार आजकल ये चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। एक दिक्कत ये है कि यहां पे बताया जा रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 210 डॉलर पर बैरल तक जा सकते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होती है, जिसकी वजह से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है, और फिर ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, शिपिंग कॉस्ट होगी, वो सब जो है, फिर इंडिया की बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो यहां पे ऑपरेट कर रही हैं। बहुत लोगों को पता नहीं कि अफ्रीका में इंडियंस डोमिनेट करते हैं। सारी बड़ी कंपनी इंडिया, पैसा भारत चलाता है पूरी दुनिया में। अमेरिका में भले ही हम 1-1.5 करोड़ है, लेकिन वहां का पैसा हमारे पास है, वहां का पैसा, भारत की इंटेलेक्चुअल पावर कमाल है। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने ही देश में ब्रेन ड्रेन को रोक नहीं पा रहे हैं। जो भारत सेंटर ऑफ नॉलेज था वो अब जा रहा है, लेकिन दो राय नहीं है कि चाहे आप वेस्ट एशिया में जाए, कहीं पे भी जाइए, इंडियंस कंट्रोल करते हैं, तो उनको भी सीधा सीधा खतरा आएगा, उनको भी कंपनी। उसके बाद दोस्तों हमारा IMEC, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हम CPEC के काउंटर में बना रहे हैं, पिछले सितंबर में जो हमने ये सोचा था वो खतरे में पड़ेगा, बहुत बड़े खतरे में पड़ेगा। तो सीधा 3-4 तो यहीं पे ही हो गए, तो वहां पे इतने लोग रहते हैं हमारी कंपनी, और जो हमारा IMEC है जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ऑलरेडी खतरे में पड़ा हुआ है जब से ये वॉर शुरू हुआ है इजराइल और हमास का। लेकिन अब ये मान के चलिए, भूल जाइए, फिर इजराइल जो है वो स्ट्राइक करेगा, और इजराइल की स्ट्राइक देख के नहीं होगी, मारेगा वो, उसको जहां मिलेगा वो मारेगा। और हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, चाबहार पोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है दोस्तों। तो चाबहार पे, और उसके बाद फिर जो हम दिलाराम जरांज लाइन बना रहे हैं, रेलवे लाइन, और उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। हमने ये सोचा था ना कि अफगानिस्तान से ईरान होते हुए एक पूरा रूट बनाएंगे, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। और उसके बाद जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से कॉस्ट जो है इंक्रीज हो सकती है, तगड़े तरीके से इंक्रीज हो सकती है। तो ब्रॉडर इंप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, और भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी भारत के लिए आ जाएगी। देखिए आप कब तक ऐसे करोगे, आपको एक ना एक टाइम पे तो किसी का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। अब इजराइल ने हर वक्त आपका सपोर्ट किया है, पहलगांव हमले में ईरान का सपोर्ट नहीं आया, ठीक है, मैं मानता हूं ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, भारत की बड़ी इज्जत करते हैं, पूरा वेस्ट एशिया। आप जॉर्डन चले जाइए, शाहरुख खान और बॉलीवुड तो दीवाने वहां के लोग, ठीक है ना। हमारी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हॉलीवुड ने सबको खत्म कर दिया, इंग्लैंड यूरोप को खत्म कर दिया, लेकिन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी तक टिकी हुई है, वो सीधा हॉलीवुड को टक्कर देती है, जो पूरी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है। तो लोग दीवाने हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि डिप्लोमेटिकली ईरान ने हमको सपोर्ट नहीं किया है, आप समझ रहे हैं, अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। पहलगांव हमले पे भी ईरान ने डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिया हमारा, इजराइल ने किया, इजराइल ने खुल के सपोर्ट किया, फ्रांस ने खुल के सपोर्ट किया। तो इजराइल आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। लेकिन भारत फिर से वही, क्योंकि भारत, मैंने आपको अभी फैक्टर्स बताए कि हां डीएस्केलेशन होना चाहिए। अब भारत के ऊपर प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि किसको सपोर्ट करें। ईरान के साथ हमारे पास ऐतिहासिक संबंध है, हमारे साथ ऑयल से लेकर ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत पहले से है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से लेकर अब तक।
और इजराइल अभी हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए हैं, खुल के भारत सपोर्ट करने लगा है, तो डिप्लोमेटिक भी फिर दिक्कत आ जाएगी और पूरी दुनिया के लिए दो गुटों में बढ़ जाएगी, क्योंकि रशिया, चाइना, ईरान का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और इधर अमेरिका है और भारत को इसमें भी चॉइस करनी पड़ेगी। तो पूरी दुनिया इस समय डरी हुई है दोस्तों, एक बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस आ सकती है, लेकिन आप सारी क्राइसिस से उबर जाएंगे। चाणक्य नीति का कोर्स आप अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा यार, ठीक है, हो सकता है मामला शांत हो जाए जैसे हमेशा हो ही जाता है, और हो सकता है मामला बढ़ जाए, लेकिन ये डायरेक्ट वॉर है, आप ये मान के चलिए। हालांकि अभी दोनों देशों ने अनाउंस नहीं किया, और आज के ज़माने में कोई अनाउंस नहीं करता कि हम युद्ध में है, ये और डेंजरस हो जाता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।